हेलो स्टूडेंट्स, रुक्मिणी प्रकाशन के मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और बिहार स्पेशल के तहत हम लोग बिहार राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक हम लोग रखे हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित आधारभूत चीज जो है उसको हम लोग आज देखेंगे, स्थानीय स्वशासन। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते जा रहा है स्थानीय स्वशासन का। और इस पे तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कुछ बातों को हम आपको बताएंगे और फिर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उसको आप लोग पढ़ करके फिर देखिएगा। दिव्या कुमारी, कमलेश कुमार, चलिए आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ होता है कि भाई, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल लेवल पर, ठीक है, लोकल लेवल पे शासन। पहला स्थानीय का हो गया, दूसरा स्वशासन यानी शासन अपने द्वारा, ठीक है, स्थानीय स्तर पर अपने द्वारा शासन यानी वहां के लोगों के हाथ में ही शासन का कुछ अधिकार दिया जाना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसके मतलब कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, इस टाइटल से ही पता चलता है। तो स्थानीय स्वशासन की बात अगर हम कहें तो साहब, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय का मतलब लोकल, स्व का मतलब खुद से। तो ऐसा शासन क्या है भाई कि खुद से शासन का बात क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है मुख्य रूप से इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना है। यानी कुछ मामले में, खास करके विकास परक चीज़ों में या और भी कामों के लिए, कुछ जो पावर है वो लोकल बॉडी को दिया जाए। यानी जैसे गांव में अगर कोई व्यवस्था है तो वहाँ के लोगों की एक कोई बॉडी हो। हम ये प्रोविजन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इस पे अर्थ का बता रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास कुछ बातों के लिए आप खुद अपना निर्धारित करो कि ये बात कैसे होगा, ठीक है। तो जो भी स्थानीय स्वशासन के तहत जो आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत से ही बात हम लोग करते हैं। तो मान लो कि गांव में पंचायत हुआ तो गवर्नमेंट के तरफ से कि इन बातों पर जो भी डेवलपमेंट का या कुछ मुद्दे जो हैं आपको कुछ फंड प्रोवाइड किया गया। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। और लोकल, इसका बड़ा ही अच्छा असर रहा है क्योंकि आपके पास आपके गांव में विकास का कोई काम हो रहा है, वो आप ही के द्वारा किया जा रहा है, फंड गवर्नमेंट का है। अब उसको कैसे, किस चीज़ में हो सकता है कि किसी गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल मान लो कि हर पंचायत को मान लो कि 10 लाख रुपया को दिया गया कि अपने गांव के विकास के लिए इसको खर्च कीजिए। अब किसी गांव में हो सकता है कि भाई वहाँ इरिगेशन का कोई काम पेंडिंग है, वो लोग उसको कराना चाह रहा है। किसी पंचायत में हो सकता है कि उसके लिए जो स्कूल का भवन है कुछ उसमें वो करना चाह रहा है, या कुछ और भी कोई संपर्क, मान लो कि कोई रोड वूड का कुछ बात है उसमें तो वो गांव पंचायत डिसाइड कर सकती है, ठीक है। और ये चीज़ है, तो ये कॉन्सेप्ट स्थानीय स्वशासन का तो बड़ा ही अच्छा, इसका नाम भी है स्थानीय, लोकल लेवल पर स्वशासन यानी खुद से शासन। खुद से शासन यानी इंडिविजुअल नहीं, मतलब लोकल लेवल पर एक बॉडी और शासन, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम जाते हैं। ये हमारे इतिहास में, भारत के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से था। जैसे चोल प्रशासन में भी देखा गया। और उसके बाद हमारे सामाजिक व्यवस्था में एक पंचायत का कॉन्सेप्ट है। पंचायत का कॉन्सेप्ट था जो बड़ा ही मतलब इफेक्टिव था, प्रभावकारी था पंचायत संस्था। और वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, स्वतः ही समाज
के सामाजिक व्यवस्था में ये चीज़ स्वतः था। अगर गांव में कोई डिस्प्यूट हुआ तो भाई पंचायत बैठ जाएगी और वो फिर डिसाइड करेगी कि क्या करना है, और उसका निर्णय का कोई अवहेलना नहीं करता था। अगर पंचायत के निर्णय का कोई अवहेलना करता था तो एक तरह से समाज उसका बाइकआउट करता था, तो एक प्रेशर था। तो पंचायत बड़ा प्रभावकारी था। और आप थोड़ा सा ये बात कीजिए, खैर हम आते हैं प्रोविज़न पर, थोड़ा सा ये कीजिए कि भाई गांव में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो कौन गलत है, ठीक है, किसके द्वारा वो गलत किया गया, कौन सही है कौन गलत है, ये गांव के लोग बखूबी जानते हैं। वहाँ पर किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट है तो लोग एकदम जान रहे हैं कि भाई किसका। तो उस समय जब हमारे यहाँ पंचायत द्वारा बहुत सारी बातें जब निर्णित की जाती थी तो वो तो एकदम सही तो होता ही था, वो सिर्फ एविडेंस पे नहीं होता था, ठीक है। तो इसका एक गांव में कुछ मान लो कि डेवलपमेंट का ही वर्क करना है, पंचायत डिसाइड किया और किसी के ऊपर दिया कि आप इसमें इतना का कंट्रीब्यूशन दो, ठीक है। तो पंचायत जब डिसाइड कर दिया तो लोग उसकी अवहेलना नहीं करते थे। तो एक ऐसा मतलब कि उसको क्या कहोगे, उसको कहो कि स्वेच्छा से एक ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में थी जो समाज में गलत होने से रोकती थी, समाज को एक अच्छा गाइड करती थी, कंट्रोलिंग था, सामाजिक नियंत्रण था उससे। दूसरी बात, अगर कोई विकासपरक काम भी है तो किसको कितना उसमें भागीदारी करना चाहिए उसके हिसाब से लोग डिसाइड करता था। और पंचायत के निर्णय का कोई अवमानना नहीं करता था, इग्नोर नहीं करता था, नहीं तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। तो ये बड़ा ही इफेक्टिव मतलब कि एक सिस्टम स्वतः हमारे समाज में, ये एक पारंपरिक रूप से हमारे समाज में ये व्यवस्था थी। गांधी जी, चूंकि आप गांधी जी के बारे में जानते हो कि गांधी जी सिर्फ एक फ्रीडम मूवमेंट को चलाने वाले ही नहीं, गांधी जी बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े एक तरह से गांधी जी फिलोसोफर थे। और गांधी जी की फिलॉसफी हर एस्पेक्ट में रही है। शिक्षा के बारे में भी, शिक्षा दर्शन भी गांधी जी का है कि भाई हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, हमारे संदर्भ में, हमारे व्यवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। नहीं, धर्म के बारे में भी गांधी जी की एक स्पष्ट सोच थी, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म, ठीक है। उसी तरह से उनका सामाजिक दर्शन भी है। और गांधी जी के एक सामाजिक दर्शन के तहत ही गांधी जी का ये मानना था कि भारतीय समाज में पंचायत की एक जो विशेषता है वो एक अनोखी विशेषता है, जो हमारे सोसाइटी पर एक सही रूप से सोसाइटी को नियंत्रित रखता है, सोसाइटी में गलत चीज़ होने से रोकता है। मतलब एक ये मतलब कि वो पंचायत का जो है अच्छी व्यवस्था है जिसके लिए। तो गांधी जी का ये मानना था कि जब हम इंडिपेंडेंट हों तो भाई हमारे द्वारा जो शासन का जो व्यवस्था स्थापित किया जाए तो हमें इस पंचायत व्यवस्था को ये जो पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ है, स्वतः जो ये व्यवस्था है उसको और गवर्नमेंट के तरफ से भी क्या किया जाए, एम्पावर्ड किया जाए, गवर्नमेंट के तरफ से भी इसको सपोर्ट किया जाए। किस तरह सपोर्ट, यानी उसको कुछ अधिकार दिया जाए, कुछ उसके मतलब गांधी जी चाहते थे कि ये जो हमारे यहाँ पंचायत संस्था जो पारंपरिक रूप से स्वतः ही सामाजिक व्यवस्था के तहत है, इसको शासन के तरफ से भी प्रश्रय मिले। ये गांधी जी का सोच था। और गांधी जी के इस विचार, जब संविधान हमारा बनने लगा तो गांधी जी के इस भावना, गांधी जी के इस सोच, इस विचार को हमारे संविधान निर्माताओं ने नोटिस किया। और हमारे संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के इस विचार को राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का बात का उल्लेख किया। ठीक है, अब आप जानते हो कि राज्य का नीति निदेशक तत्व है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डीपीएसपी क्या है। तो राज्य का नीति निदेशक तत्व जो आप जानते हो कि भाई भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तारित है। राज्य का नीति निदेशक तत्व क्या है, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, इसको एक लाइन में हम थोड़ा सा आपको बताएं कि भाई संविधान शासन से, संविधान सरकार से लोक कल्याण के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है, कुछ अपेक्षाएं रखती हैं।
ठीक है, कि सरकार को ये काम करना चाहिए लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ये लोक कल्याणकारी कदम सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है, ये 36 से 51 में है। तो डीपीएसपी जो है वो उसको क्या कहें, बाध्यकारी उपबंध तो है नहीं, वो एक तरह से सरकार का नैतिक दायित्व तो बताया गया है, मोरल ड्यूटी बताया गया है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। जिस तरह से मौलिक कर्तव्य शीर्षक के तहत फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी इंडिविजुअल से, प्रत्येक नागरिक से, ठीक है, संविधान कुछ बातों की अपेक्षा करता है, कुछ बातों के लिए एक्सपेक्ट करता है कि आपको राष्ट्रहित में प्रत्येक व्यक्ति को ये ऐसा आचरण करना चाहिए। तो जिस तरह से इंडिविजुअल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसी तरह से हमारा संविधान सरकार से भी लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो सच एक्सपेक्टेशंस आर रेफर्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो हम यहां पर बताना चाह रहे थे कि आर्टिकल 40 में आपने रखा, तो आर्टिकल 40 में जब ग्राम पंचायत का बात जो रखा गया वो कॉन्सेप्ट, तो ये क्या कहा गया कि सरकार को यह करना चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे भावना किसकी, गांधी जी की। गांधी जी की भावना को आदर आपने दिया और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन उसमें नहीं, ग्राम पंचायत सिर्फ कहा गया कि क्योंकि वो गांव के पंचायत की जो परंपरा हमारी थी उससे गांधी जी प्रभावित थे, तो कहा कि भाई सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। ये बातें रही। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये जो तीसरे लेवल पे जो शासन की बात है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात है, ये जो है वो भारतीय संविधान के किस लिस्ट में है, किस सूची में है, तो ये जो है वो राज्य सूची में है। तो ग्राम राज्य सूची में रखा गया, यानी ये डिसेंट्रलाइज होगा राज्य के नीचे, तो ये राज्य सूची में रखा गया। तो भाई ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का गठन, उसको कुछ फाइनेंशियल ऐड करना, उसके संगठन की बात करना, ये प्रांतीय सरकारों के ऊपर दायित्व गया। चूंकि ये जो था वो बाध्यकारी उपबंध नहीं था, बाध्यकारी उपबंध, तो किसी सरकार ने इसके प्रति नोटिस लिया, किसी सरकार ने कोई राज्य ने नोटिस नहीं लिया, कहीं चुनाव हुआ तो भाई चुनाव के बाद फिर उसके संगठन के लिए चुनाव के बाद एक लंबे समय तक चुनाव नहीं हुआ, ये बातें रही। यानी कोई सरकार बोलता था साहब देखो जो डीपीएसपी है वो बाध्यकारी तो नहीं है, आप कहते हो कि भाई लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए सरकार, ये डीपीएसपी में कहा गया। अब किस लेवल तक उपलब्ध कराए, आप जाके कहते हो कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, आप जाके केस कर देते हो, ठीक है, कि ये नहीं है, मान लो कि ऐसा आप जनहित याचिका के तहत करते हो, तो उसमें अगर सरकार बोले कि साहब अभी हमारे पास वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं होगी, जब होगी तो हम और फैसिलिटीज बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आप उस पर सरकार को कोई दंड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कि सरकार ने ये किया है और उसका घोटाला हुआ वो अलग मामला है, वो तो फिर अलग मामला है, लेकिन इस लेवल तक हमको सुविधा क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार को और देना चाहिए, तो चाहिए क्योंकि संविधान। तो उसी तरह से पंचायत की जो वहाँ पर बात हुई, ग्राम पंचायत की जो बात हुई स्थानीय स्वशासन में, जो आर्टिकल 40 के तहत जो कहा गया, वो सरकार के यानी राज्य सरकार के, क्योंकि राज्य सूची का मामला है, तो राज्य सरकारों के वो सतर्कता पर वो डिपेंड किया, उसके लिए कोई बाध्यकारी उपबंध नहीं था। अब बाद के दिनों में हमारी विधायिका को, ठीक है, ये महसूस हुआ, हमारे सरकार को ये महसूस हुआ कि साहब पंचायती व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू हो, ठीक है, इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए, इसके लिए अलग से उपबंध करना चाहिए, डिटेल करना चाहिए। और तब आप जानते हो 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक तरह से संवैधानिक स्थिति को लाया गया। संवैधानिक स्थिति इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके लिए प्रोविजन फिर तभी आया कि कैसे हो, क्या हो, उसके लिए डिटेल प्रोविजन।
तो वो जाकर के 73वां 74वां संविधान संशोधन से। अब स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऐसे कहो, लेकिन गवर्न होगा किसके द्वारा, तो जिसके द्वारा वो गवर्नमेंट भी कहो तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहो। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, वो फिर दो प्रकार का है, दो प्रकार का। एक ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन है उसको पंचायत राज व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? पंचायत राज व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था भी, पंचायत राज व्यवस्था। ये कहां बाबू? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन की बात है उसको पंचायती राज व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो है इसको नगर निकाय कहें तो ज्यादा अच्छा है, नगर निकाय कहें। ऐसे इसको क्या कहते हैं, नगर पालिका भी कहा जाता है, ठीक है, नगर पालिका भी कहा जाता है, लेकिन नगर निकाय आप कहिए क्योंकि अलग अलग जगह पर उसका नाम अलग अलग राज्य में थोड़ा अलग है, तो नगर निकाय कहिए। तो ये दो तरह, ये आपका 74वां संविधान संशोधन से। थोड़ा सा हम आप लोग अब पढ़ लेते हैं, लगता है कोई कुछ लिख रहा है। टाउन में नगर निकाय, हाँ ठीक है, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय। हम आगे आपको बता रहे हैं। सर मैंने आपकी बुक ली है बिहार स्पेशल, कल बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, उसमें ये किसका है, तबसुम का है, तबसुम लिख रही है। तो तबसुम अभी ली हो तो उसको थोड़ा सा पढ़ लो, उसका क्वेश्चन कर लो, और ठीक है, कहीं कहीं कुछ रिपीटेशन का बात दिख रहा होगा तो उस सबसे नहीं, जैसे दिया वो सबको पढ़ लोगे। आज भी टीचर का एग्जाम हुआ है बिहार से रिलेटेड, बहुत सा जो हिस्ट्री क्वेश्चन हुआ है आपके बुक से है, आप मिला लोगे। आज वीडियो भी दिया गया है उसका। प्रणाम सर, गुड इवनिंग। ठीक है, टाउन में नगर निकाय। सर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास अभी नहीं होगी क्या? सर रिवीजन ऑल सब्जेक्ट को लेकर चले या सब्जेक्ट वे? अब रिवीजन आप पूरा कीजिए, फुल लेंथ रिवीजन कीजिए किशन कुमार। और मदन जी का क्वेश्चन है, सर बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं। अच्छा, क्या मदन जी का? सर मॉडर्न हिस्ट्री राहुल जी के द्वारा लिया जाता है ना, राहुल, तो वो शायद आपका वो कंप्लीट हो गया है। जैसा कल हम पूछे थे, कल भी किसी का कमेंट था, ये आप ही का था, तो हमने वो पूछा था, तो वो शायद कंप्लीट हो गया। फिर आप एक बार पूछ लीजिएगा। बोर्ड पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छा है संतोष जी। क्वेश्चन भी लगाइएगा। भारती सिंह सर कंप्लीट हो गया है। हाँ, भारती बोल रही हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। तो ये मदन का ये क्वेश्चन था। मदन जी आपके साथ एक भारती है, वो बता रही हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। और कमलेश जी का पूछना है कि रिवाइज कैसे करें गुरुजी? रिवाइज कैसे करें, पहले तो तेजी में कीजिए, ठीक है, लेकिन अभी घबराइए नहीं, अभी टाइम है भी, तो टाइम है तो ये हम नहीं करेंगे सो जाइए, टाइम है तो बहुत हड़बड़ा के मत रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए फुल लेंथ रिवीजन का, हर चीज़ का, ठीक है। और क्वेश्चन बनाइए, और फिर 2-3 तरीके से आप कीजिए। एक टाइम बना लीजिए पढ़ने का, एक टाइम बना लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर जो डाउट उठ हो उसको खोजने का एक टाइम बनाइए। इस तरह से करंट पर ध्यान दीजिएगा, करंट पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। सर आप गया एडमिशन के बारे में बताए थे, कौन सा जनजाति इसमें पार्टिसिपेट किया? बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, बीपीएससी टीचर में। वेरी गुड अर्चना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप को हमने अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को हम जनजाति मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था ना, तो उसमें ताना भगत आंदोलन पढ़ाया था, ठीक है, जिसके जो शुरू करने वाले जत्रा भगत, वो पीडीएफ आप देखिएगा। और जत्रा भगत उरांव जनजाति से थे, वो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आज हमने भी बताया है, वो उरांव से थे। और ये भी बताया थे कि एक तो ये भी क्वेश्चन था
कि कौन जनजाति के लोग वहां गए थे, और उसमें हमने लिखा है कि वो आप पढ़ के देखोगे, उसमें हमने आपको दिया भी है, वो लिखा भी है कि ये लोग गया में जो 22वां अधिवेशन हुआ था उसमें जतरा भगत के लोग गए थे, 23 वाले में भी गए थे। फिर उसमें में लिखा हुआ है कि साहब ये लोग हजारीबाग में जा कर के 400 रुपया भी गांधी जी को डोनेट किए थे। तो इस तरह का चीज़ जो हमने भेजा है वो पक्का उसमें है। ये देख लेते हैं कि स्लाइड में आपको हमने भेजा, किताब में तो है ही, स्लाइड में भी हमने भेजा है आपको। 1 मिनट हम आपको बता देते हैं। ताना भगत आंदोलन, बिरसा की जीवनी। ताना भगत आंदोलन आपका स्लाइड में है, स्लाइड नंबर भी हम बता सकते हैं। बिहार में जनजातीय आंदोलन 2 ऐसा करके ये स्लाइड क्लास नंबर 16 है। क्लास नंबर 16 में भूमिज आंदोलन, संथाल विद्रोह, सरदारी, सफोड़ा, बिरसा आंदोलन, और फिर ताना भगत आंदोलन और नोनिया विद्रोह जो हुआ था, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो ठीक है 1770 से 1800, लेकिन वो हमने बताया था कि वो पहले से ही एक तरह से वो असंतोष था, तो 1700 से अगर पूछ देगा तो वो गलत नहीं होगा, ऐसा हमने एक बार बताया था। तो आप उसमें ताना भगत आंदोलन जहां लिखा हुआ है वहां पर आप जाइएगा, वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में यह दर्ज है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में और 1923 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ताना भगत उन लोगों को, उससे जो भी मूवमेंट से जो ताना भगत आंदोलन, उसको ताना भगत कहा जाता था। और दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जतरा उरांव। उसी में आप पहले देखिएगा, उपलब्ध इतिहास के अनुसार वर्ष 1914 ईस्वी में गठित ताना भगत आंदोलन को आरंभ करने वाले नेता का नाम जतरा उरांव या जतरा भगत था। अब देखिए किस तरह से कनेक्ट किया है, तो ये उरांव जनजाति होगा, ताना भगत आंदोलन के ये उरांव जनजाति कीजिए, ठीक है। जहां तक मेरा अप्रोच है वो उरांव जनजाति होगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन आसान नहीं है, उसमें मोर देन 1 करके भी पूछा है। फिर से बता दीजिए प्लीज। शिवानी सिंह, जनजाति ने अशोक दुबे सर का पता नहीं क्या बोल रहे, फियर हो रहा है गुरुजी। हाँ, तो वो उरांव जो आपका क्वेश्चन आया कि 1922 के गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में किस जनजाति की उपस्थिति थी, कौन लोग गए थे, तो वो उरांव होगा, क्योंकि वहां पर ताना भगत आंदोलन के लोग वहां पहुंचे हुए थे और ताना भगत के लोग उरांव जनजाति के थे, ठीक है, इसलिए उरांव होगा। ज़्यादा लोग उरांव जनजाति के थे, चूंकि वो उसको स्टार्ट करने वाले जतरा भगत उरांव जनजाति के थे, इसलिए उरांव होगा वो, ठीक है। ऐसे मोर देन दिया है और उसका तो कहीं बहुत ये नहीं है, वो उसी से पूछा ही है। करंट अफेयर का क्लास क्यों नहीं हो रहा है सर? अब सर थोड़ी सबका रिपोर्ट ले हम, अब क्यों नहीं हो रहा है, शायद तबीयत कुछ होगा। हाँ, आज करंट का होगा, उन्होंने हमको बताया है करने के लिए। आज अब कौन सर का है क्या है वो हमको नहीं मालूम है। आज आपका उरांव है, हाँ तो उरांव होगा। सौरभ जी आपको हम बता दें, आज हमको बताया गया है कि करंट का क्लास 7 बजे से होगा। अब क्यों नहीं हुआ था ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन आज से 7 बजे होगा। और शिवानी सिंह का फिर से बता दीजिए। तो ताना भगत आंदोलन से संबंधित वो क्वेश्चन है और उसमें उरांव जनजाति का के लोगों का उरांव उसमें आंसर होगा। और वो आपके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ नंबर हमने अभी कुछ बताया था उसमें है। चलिए यहाँ पर देखिए, स्थानीय स्वशासन। पहले तो स्थानीय स्वशासन की बात किस सूची से है, तो ये राज्य सूची का बात है। किसमें है? राज्य सूची का है, राज्य सूची का बात है, ये स्टेट लिस्ट का ये मैटर है। यानी स्थानीय स्वशासन का गठन करना ये राज्य का काम है और राज्य के पावर को ही ट्रांसफर किया गया है, राज्य के ही कुछ पावर को स्थानीय स्वशासन के तहत पावर। अब यहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कहोगे, शहरी क्षेत्र में नगर निकाय। अब क्या है कि इसका 3 स्तर होता है। एक ग्राम स्तर पर होगा, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा। कलर चेंज करें क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा।
फिर आप आ जाओ अंचल या ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर। प्रखंड लेवल कहो, अंचल लेवल कहो, तो यहाँ पंचायत समिति हो जाता है, पंचायत समिति हो जाता है, ठीक है। और फिर आओगे जिला लेवल पर जो होता है वो जिला परिषद हो जाता है, जिला परिषद हो जाता है, ठीक है। मोटा मोटी ये कंसेप्ट। अब यहाँ पर जो है वो छोटा शहर में, यानी जो अब मैंने अपग्रेड हुआ है ग्रामीण से शहर की तरफ, तो यहाँ पर छोटे शहर में, अभी पहले सामान्य रूप से जो बात है, छोटे शहर में क्या होगा, तो छोटे शहर में आपको उसको क्या बोलेंगे, छोटे शहर में आपको नगर निकाय ही बोलते हैं, नगर निकाय या, ठीक है। और फिर आपको मझोले टाइप का शहर जो रहेगा उसमें आपका हो जाएगा नगर पंचायत, इसको बोलो, इसको क्या बोलोगे, बोलो नहीं, बोला ही जाता है नगर पंचायत। एकदम छोटे शहर में जो अपग्रेड हुआ है किसके रूप में, शहर के रूप में आया जिसको, तो उसको नगर पंचायत बोला जाता है, नगर पंचायत। और ये सब अलग अलग राज्य में थोड़ा नाम अलग होता है, ठीक है। और मझोले शहर में जो होगा, यानी मिडिल लेवल का जो शहर होगा, उसमें जो होगा, मझोले समझ रहे हो ना, मध्य स्तर का जो होगा, यानी मध्य स्तर का जो शहर होगा वो जनसंख्या से डिसाइड होता है। मध्य स्तर का जो शहर होगा उसमें नगर परिषद, अपने यहाँ क्या कहा जाएगा, नगर परिषद। पहले नगर पालिका कहा जाता था, नगर परिषद अब कहा जाता है, नगर परिषद, ठीक है। और बड़े शहर जो है, अब इसमें क्या होगा, जनसंख्या का बात होगा, बड़े स्तर के जो शहर होंगे, बड़े शहर जो होंगे उसमें नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। और इसको पहले अपने यहाँ भी नगर पालिका, इसको नगर पालिका, और इस पूरे नगर निकाय को भी नगर पालिका लिखता है, नगर पालिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले बीच वाले स्तर को नगर पालिका कहा जाता था, लेकिन अब नगर परिषद, ठीक है। तो ये स्थिति है। अब है कि किसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, ये सारी बातें वो आप समझ लोगे। अब इसका देखो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि साहब ये राज्य सूची का चीज़ है। ये इस बात का स्थानीय स्वशासन को का औचित्य क्या है, इसका औचित्य है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण। तो हमने आपको बताया था कि भाई मुख्य रूप से हमारे पास शासन क्या है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। अब राज्य को जो पावर है राज्य सूची के तहत और समवर्ती सूची के तहत, राज्य को जो पावर है, राज्य को जो काम करने का बात है, जो अधिकार है, जो पावर है, तो उस पावर को फिर कुछ बातों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बात करें कि इसको आप स्थानीय स्वशासन को दे दो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को दे दो, ठीक है। और उसके लिए अपने बजट में प्रोविज़न भी करो उसको उतना पैसा देने के लिए, ठीक है। और कुछ बातें जो होती हैं केंद्र से भी पैसा आता है तो वो इंस्ट्रक्टेड रहता है कि इसको स्थानीय स्वशासन को ट्रांसफ़र कीजिए, उसको दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्था चल रहा है। और इसका बड़ा ही बिहार में भी पूरी जगह पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव लगा है। नो डाउट ये हम नहीं कहेंगे कि करप्शन नहीं है, ये नहीं है, सब जगह है, लेकिन फिर भी कुछ भी होगा, गांव स्तर पर अगर होगा, पंचायत स्तर पर अगर फंड आया, पंचायत स्तर पर जब काम हो रहा है, गांव स्तर पर जब काम हो रहा है और वहीं के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, उन्हीं आपके द्वारा चुने हुए जो आपके बीच के लोग हैं वही उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत आप एकदम अवॉइड कर दीजिएगा, बहुत लिपापोती कर दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर संभव हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपके द्वारा चुने हुए वहीं पर लोकल लेवल पे लोग, ऐसा तो पूरा डेमोक्रेसी ही हमारे द्वारा चुना हुआ है, लेकिन लोकल लेवल पे जो आपके सामने हैं और उन पे भी आप अपनी निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ भी गलत हो रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं उस पर भी, तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी गलती है। तो ये है। और इसका मैंने इसके द्वारा जो एग्जीक्यूशन हुआ, जो कुछ हुआ, वो प्रभावकारी तो है, बहुत सी योजनाओं को उससे जोड़ दिया गया, क्या इससे पंचायत से होगा, इस व्यवस्था से होगा। अब क्वेश्चन हम लोग का जो होगा इसकी संरचना के बारे में, और ये तो आप ऐसे भी पढ़े होंगे, जब पॉलिटी पढ़े होंगे तो ये सारे चीज़ें को आपने कौन देता है, हाँ, फंड जो देता है इनका अपना सोर्स भी होता है,
इनको भी टैक्स इम्पोज करने का अधिकार होता है, टैक्स कलेक्ट करने का इनको भी अधिकार होता है, ठीक है। और इसके अलावा फंड जो होगा वो राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी पैसा देती है राज्य सरकार को कि भाई आप पंचायती व्यवस्था के लिए ये रखो, नगर निकाय को ये आप ट्रांसफ़र करो। तो जिस बात के लिए अगर आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो आपको उसी को देना है। ऐसे ये राज्य सूची का पूरी तरह से चीज़ है, ये राज्य सूची यानी पंचायती व्यवस्था के तीनों स्तरों का गठन करना, चुनाव कराना, ये सब किसका काम है? प्रत्येक राज्य का काम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और नगर निकाय के भी सभी स्तर के संस्थाओं का चुनाव कराना किसका काम है? राज्य का काम है। और इसीलिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग आप जानते भी होंगे क्योंकि आप पढ़े हो इसको, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसका काम होता है स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के लिए चुनाव करना और उनका गठन करना, राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग कहने का मतलब भारत का निर्वाचन आयोग नहीं भी कहिएगा, सिर्फ निर्वाचन आयोग कहिएगा तो वो निर्वाचन आयोग होगा। तो वो जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो चुनाव किसका कराएगा? राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, लोकसभा का कराएगा, राज्यसभा का कराएगा, विधानसभा का कराएगा, विधान परिषद का कराएगा, ठीक है। और उसका अगर कोई क्षेत्रीय आपके पास कार्यालय है तो उसको राज्य निर्वाचन आयोग मत कहिए, वो निर्वाचन आयोग का एक चैप्टर आपके राज्य में भी है, वो अलग बात है, ठीक है, वो राज्य के द्वारा गठित नहीं है। और विधानसभा विधान परिषद का भी चुनाव निर्वाचन आयोग कराएगा। अगर स्पष्ट करने के लिए कहो तो निर्वाचन आयोग भारत सरकार कराएगा, ठीक है। या स्पष्ट करने के लिए कहो तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, लेकिन उसको सेंट्रल उंट्रल नहीं बोला जाता, उसको सिर्फ निर्वाचन आयोग बोला जाता है, तो वो कराता है विधानसभा विधान परिषद का भी, ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा का भी, आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी। तो निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? यानी किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? इसके जो मेंबर होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? राज्यपाल के द्वारा होगा, यह राज्यपाल के द्वारा होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का चुनाव कराना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो निर्वाचन आयोग, लेकिन इसीलिए बोलने के लिए आप बोल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज मत कीजिए। हम एक बार और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उसका कोई कार्यालय अगर आपके बिहार में है, किसी राज्य में है, तो उसको राज्य निर्वाचन आयोग आप नहीं कहोगे, ठीक है। वो उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय आपके पास है, वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है। ये नहीं कि आपके राज्य में हो गया तो राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, वो क्षेत्रीय कार्यालय उसका होगा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के चुनावों के लिए जो निर्वाचन आयोग होगा उसी को कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसका गठन किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए ठीक है, ये तो हम स्थानीय स्वशासन बिहार से संबंधित कुछ बात के, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ पे बात हो गई। और इसमें कुछ अंतिम में जो लिखा हुआ है कि बिहार में, अभी थोड़ा इसको हम अपडेट नहीं किए हैं, वो जो हम लोग पढ़ेंगे ना अपना रिपोर्ट तो उसमें हम देख लेंगे। जैसे वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है, ऐसा एक जो लिखा हुआ है, 89 नगर परिषद है, इस तरह की जो बातें लिखी हुई हैं वो संख्या फाइनल नहीं मानिएगा, उसको थोड़ा सा अपडेट करके हमको देख लेना होगा कि कहीं उसमें, क्योंकि कुछ पहले का ही लिखा हुआ है, कहीं में सर कुछ चेंज वेंज हुआ है कि नहीं, वो हम लोग या इकोनॉमिक सर्वे वाला जो बात करेंगे ना थोड़ा तेज़ी में देखेंगे तो वहाँ भी देख लेंगे, या कुछ वेरी होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। इसलिए वो जो लिखा हुआ है उसको आप उसको समझिएगा कि उसको अपडेटेड मोड में देखना है कि वो एग्जैक्ट फिगर अभी कितना है, ठीक है। वो हम बता भी देंगे अगले क्लास में, या फिर हमको लगता है बहुत हद तक वही होगा, या फिर कुछ चेंज होगा तो उसको बात करेंगे हम लोग। वो आपको उस समय भी रिपोर्ट जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी उसको भी अब बड़ा शॉर्ट जल्दी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसको पढ़ लेते हैं।
यहाँ से ना जाएंगे। देखिए इसको लेकिन घर में पढ़िएगा, पता नहीं आप लोगों को जो टेक्स्ट भेजते हैं वो पढ़ते हैं कि नहीं। देखिए आज ताना भगत वाला जो बात था वहाँ पर अगर आप पढ़े होते तो उसको जरूर आप गाँव लगाते, उसको मैन्युटली पढ़िएगा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय स्तर पर वहां के लोगों के हाथों में शासन संबंधित कुछ विषयों के बारे में अधिकारों का होना, ठीक है। ये जो हम आपको बताते हैं उसी रूप में हमने लिखा भी है, ये नहीं कि वो बुकिश लैंग्वेज ही लिखें। तो आपको भी अगर कहीं लिखना होगा तो ये सब जो हम मथेड़ा जो दिए हैं ना उससे स्टार्ट करोगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी प्रभावकारी रहेगा। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा में विकेंद्रीकृत शासन यानी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। और इससे बाबू क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, जैसे भी पूछ दे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन है पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में बोलेंगे, जिस रूप में भी पूछे, ठीक है। ये पूछा भी बहुत बार है, तो ज्यादा बोलता है विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसका उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। ये चलो ये आप भी जानते हो। लेकिन एक चीज और, सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता का मतलब क्या हुआ, मिलजुल करके, कोऑर्डिनेशन के साथ मिलजुल के, तो ये भी उसका उद्देश्य है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज व्यवस्था का या नगर, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों मारिएगा, मैंने दोनों मिला के जहां ये भी करेगा वैसे, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व इसके इतिहास में देखने को मिलता है। चोल प्रशासन एवं विजयनगर प्रशासन में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, ठीक है। तो देखो चोल प्रशासन का तो हम लोग जानते हैं कि ज्यादा एग्जाम्पल हमारा क्या है, चोल प्रशासन, साउथ में जो चोल था। और विजयनगर में भी स्थानीय स्वशासन का स्वरूप मिलता है। मान लो दोनों मिला करके दे, इतिहास का क्वेश्चन हो, लेकिन अगर मिला के दे तो दोनों जगह पर स्पष्ट रूप से, ठीक है, ज्यादा स्पष्ट जो है उसको हम लोग चोल प्रशासन में देखते हैं स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट, लेकिन विजयनगर में भी दोनों दे तो दोनों हो जाएगा। ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन ने, ब्रिटिश काल में थोड़ा सा पावर डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ कौन काम किया था, लॉर्ड रिपन। क्योंकि ब्रिटिश काल में भी आप देखे हो जिला बोर्ड की बात, नगर पालिका का बात, ये पहले से आया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो था पावर डिसेंट्रलाइजेशन का एक उद्देश्य जो था वो रिपन के समय दिखता है। इसलिए आधुनिक समय के अनुसार आधार पर लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत में यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था, अतः लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ऐसे पूछेगा किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आप रिपन बोलोगे, आप जानते भी होंगे। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। थोड़ा इस पे बात करें। आप 1919 का अधिनियम पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, या फिर पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अवसर पर जरूर पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी आप इस बात को देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। देखो भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें एक चीज तो बचपन से आप याद किए हो कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, डायरकी एट प्रोविंस लेवल, ये कब से मिला, 1919 के अधिनियम से, ठीक है। और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन तो 1935 के अधिनियम से, इतना तो मालूम है। एक द्वैध शासन आप बात हम किए थे आपसे, बंगाल में द्वैध शासन नहीं, तो हम लोग बात किए थे कि भाई 1765 से 1772 में
के काल को बंगाल में द्वैध शासन का, तो उसका कॉन्सेप्ट द्वैध शासन क्या था भाई? दो जगह से पावर था, एक नवाब भी था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी, सारी जिम्मेवारी नवाब को होती थी जनता के प्रति, जो हमने एक दिन समझाया था। तो बंगाल के सेंस में अलग अलग समय में द्वैध शासन का अर्थ अलग अलग है। ये 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से हुआ प्रांतों में। तो प्रांत में 1919 के अधिनियम से कहा गया कि भाई 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। और 1919 के अधिनियम से प्रांत में कहा गया कि साहब यहाँ पर एक चुनी हुई परिषद होगी। परिषद तो गवर्नर की परिषद होती थी, लेकिन अब चुनाव की बात होगी। यहाँ चुने हुए लोग आएंगे इस परिषद में, ठीक है। और उसमें जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, गवर्नर की विधायी परिषद होती थी, गवर्नर की विधायी परिषद होती थी और गवर्नर की कार्यकारी या कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी। तो और इसमें जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उसके कुछ लोगों को गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब देखो जैसे अब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, अभी स्टेट में विधायिका क्या है? तो आपका विधानसभा जो है, विधान परिषद, ये क्या है? विधायिका है। लेकिन कार्यपालिका का अंग क्या है? तो मंत्री परिषद हुआ ना, गवर्नर है और फिर मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में मंत्री कौन होते हैं? जिसको विधानसभा में ज़्यादा बहुमत आया, जो पार्टी मेजोरिटी का है, उसके मंत्री होते। तो कुछ उसी तरह कॉन्सेप्ट 1919 में प्रांतों के लिए हुआ। हम ये नहीं बोल रहे हैं पूरी तरह से कि यहाँ पर जिसकी मेजोरिटी आ गई, जिसकी ज़्यादा सीट मिलेगा, अब यहाँ पर गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको कुछ सीट उसको मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि मान लो पार्टी ए की मेजोरिटी आ गई तो यहाँ पर जो मिनिस्टर टाइप के होंगे वो सब के सब पार्टी ए के सभी लोग वहाँ का नहीं। वहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 10 गो आदमी है तो कहेगा 5 गो आदमी इलेक्टेड रहेगा और 5 गो आदमी गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। यानी इस इलेक्टेड में से 5 लोग आएंगे यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बाकी जो 5 होगा वो कौन होगा? गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड। इस तरह की बात है। तो इसी को द्वैध शासन, अब शासन का मतलब सामान्य रूप से एग्जीक्यूशन से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ द्वैध शासन, तो कुछ बात चुने हुए भारतीयों के हाथ में, कुछ विषय, कुछ विभाग चुने हुए भारतीयों के हाथ में होगा और कुछ विभाग जो होगा वो गवर्नर के ऑफिसर, गवर्नर जिसको उस विभाग का हेड बना, उसके हाथ में रहेगा। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम, इस तरह की जो व्यवस्था, इसी को हम बोल रहे हैं प्रांतों में द्वैध शासन। कुछ चुने हुए भारतीयों के हाथ में कुछ विषय, कुछ शासन का विभाग भारतीयों के हाथ में और कुछ शासन का विभाग गवर्नर के हाथ में। अब जो भारतीयों के हाथ में जो विषय दिया गया, यानी ये उसी को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया। उसको क्या कहा गया? ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित, यानी आपके हाथ में हमने ट्रांसफर किया इस मैटर का शासन, ठीक है। तो इसी में तो उस समय यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम बता रहे हैं कि साहब 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन को, अब ये जो ट्रांसफर वाला बात दिया गया, कौन कौन विभाग आपके पास? तो स्थानीय स्वशासन भी आपके पास दिया गया, यानी भारतीयों के हाथ में दिया गया, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और जो मेन डिपार्टमेंट था, फाइनेंस था, लॉ एंड ऑर्डर था, और जो था वो गवर्नर अपने लोगों को उस डिपार्टमेंट का हेड बनाता था। और सिंचाई हुआ, स्थानीय स्वशासन हुआ, इस तरह का जो डायरेक्ट प्रशासन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड है, तो वो बात दे दिया आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और आप शायद कुछ पूछ रहे हो। विद्यासागर सर, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अरस्तु के अध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? क्या कहेंगे? क्वेश्चन है क्या? तक्षशिला कीजिएगा, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। अब क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहे हैं, बात कहाँ पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ चला गया विद्यासागर जी? चलिए ठीक है,
देखो, ये एक दिन और लोग पूछा था महिलाओं को, एक दिन शायद आप लोगों ने और पूछा था, हमने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को कहीं ऐसा नहीं था कि अधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि सम सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, ये बात हुई थी। अब ये 1919 या 1935, मैं फिर कंफ्यूज कर रहा हूँ, शायद 1919 में ही, आप इसको कंफर्म कर लोगे। ये चीज जान लो कि कभी भी ऐसा नहीं था कि महिलाएं के को वोट देने का बैन, जहां तक मेरा अप्रोच है, ठीक है, ऐसा ब्रिटिश व्यवस्था में कभी नहीं था कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती हैं। वोट देने का कुछ कंडीशन था, इतना का पहले की स्थिति में इतना का आप रेवेन्यू, सबको वोट देने का पहले अधिकार नहीं था, इतना का रेवेन्यू जमा करते हो, ये सब बातें थी, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से ऐसा तो नहीं था कि महिलाएं, बाद में महिलाओं के लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया, यानी महिला प्रतिनिधित्व बढ़े। इस पर जैसे आज जो है, आज जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व होता है, तो उस पर जनरल कुछ दूसरा तो नहीं आ सकता है। अब महिलाएं के लिए जो सीट रिजर्व है, तो उस तरह का आज भी पंचायती राज व्यवस्था में, हम बिहार में तो 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, पंचायती व्यवस्था, मैंने ये स्थानीय स्वशासन में दोनों स्तर पर, ठीक है, मैंने ग्रामीण, तो 50%। अब 50% ये नहीं कि वो फिर वो अलग फिर रिजर्वेशन है, यानी जो रिजर्वेशन है ये हॉरिजेंटल हो गया, यानी मान लो कि आपको SC ST के लिए रिजर्व है, तो उसमें भी आपको 50% महिला होना चाहिए, इसमें तो 50% रिजर्व किसके लिए किया गया? महिलाओं के लिए। तो ये रिजर्व करने का मतलब से ये नहीं कि आपको वोट देने का पहला अधिकार हुआ, ये चीज़ उस दिन भी हम शायद किए थे, ठीक है। तो सीट रिजर्व, ठीक है, रिजर्वेशन फॉर, ठीक है, मैंने सीट के लिए कुछ रिजर्वेशन की बात की गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि महिलाओं को अधिकार ही पहले नहीं था। हाँ, अब महिलाएं चूंकि सामाजिक जीवन में उस तरह से नहीं थी, तो वो अलग बात है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, और उन्हीं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए तो वो रिजर्व किया गया। जहां तक मेरा अप्रोच है, आप फिर अपना पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर हमसे पूछ लोगे, ठीक है। और सर, शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध, तो ये हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि पढ़ा क्या रहे हैं। ये हम लोग बिहार वाला चल रहा है भाई। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये तो हम लोग जानते हैं। और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया, यानी जो भारतीयों को अधिकार दिया गया उस तरह के भाग में रखा गया। चलिए ठीक है। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया, यानी भारतीय संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में इसके सदस्य 2 वर्ग में बटे हुए थे। ये चीज हमने थोड़ा लिख दिया है। चलो देखो, बिहार स्पेशल का बात आ रहा है, लेकिन बिहार से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होगा वो तो आपको याद कर लोगे, लेकिन ये सब थोड़ा भारतीय संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में 2 वर्ग में दो लोग थे। एक वर्ग इस अवधारणा के पक्ष में कि, जबकि एक वर्ग इसके विरोध में था, यानी इस स्थानीय स्वशासन हो, राज्य सूची के विषयों पर और भी संस्था हो, एक वर्ग इसका विरोध में था, ठीक है। और उसमें अंबेडकर साहब भी थे। अंबेडकर साहब बोलते थे कि इससे कोई फायदा उदा होने वाला नहीं, जो डोमिनेंट क्लास है फिर वहां पर भी वही डोमिनेंसी अपना रखेगा। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। ये हमने कहा, महात्मा गांधी थोड़ी संविधान सभा में थे, ये हमने लिखा है महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके विरोध में थे। अम्बेडकर साहब का यह मानना था कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, इससे कोई फायदा नहीं होने, इनका ये मानना था। लेकिन ऐसा नहीं है, आज ये हर बात में सबका वो सोच नहीं हो पाता है। हाँ, गांधी जी ने जिस तरह से सोचा था कि जितना साफ सुथरा रहेगा वो नहीं है, आज इसमें भी राजनीति हो रही है, आज थोड़ा सा इसमें भी है, जो भी हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन मुख्य पर्सनालिटी के रूप में, कि भाई मतलब आप ये जानो कि अंबेडकर साहब इस विचारधारा के पक्ष में नहीं थे, और चूंकि इसीलिए संविधान जब बना आरंभिक दौर में, तो स्थानीय गांधी जी को उस विचार को थोड़ा कहाँ रख दिया गया,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, और तो कहीं कुछ प्रोविजन दिया नहीं गया। और वो हमने बताया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, सरकार की इच्छा, मैंने सरकार से आप अपेक्षा करते हो, एक्सपेक्टेशन करते हो, ये बाध्यकारी तो है नहीं, ठीक है, कि आप संस्थाओं का गठन कराओ, उनको कुछ पावर ट्रांसफर इस तरह का वो आपको कराना चाहिए। आर्टिकल 40 ये नहीं बोलता है, पूरा 36 से 51 क्या बोलता है, सरकार को ये करना चाहिए। 36 से 51 जो भी जानते हो वो चाहिए। खैर 36 में नहीं, 36 में तो राज्य पद की परिभाषा है, ठीक है। अब राज्य पद क्या है वो आप समझते हो। उसी तरह से मौलिक, अब थोड़ा सा हम बोल भी दें, जब बोल दिए, राज्य पद का मतलब होता है राज्य को ये करना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो, ये वो विधायिका भी कार्यपालिका भी, ठीक है, और कार्यपालिका का कोई भी अंग किसी स्तर पर है वो राज्य का ही अंग है। तो वो सारा चीज बार बार लिखने से लिए कि भाई लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्य के विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और अन्य सभी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, ऑफिसर्स और कर्मचारी, वो सब इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोक कल्याण के लिए करो। तो ये चीज़ बार बार लिखने के बजाय लिखा गया राज्य, और वो तो राज्य पद, तो राज्य पद मौलिक अधिकार के आरंभ में आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 डिफाइन स्टेट टर्म, और इन दोनों जगह पर स्टेट का अर्थ क्या है। फिर बाद में स्टेट का अर्थ अलग हो गया, बाद में जैसे बिहार राज्य, झारखंड राज्य, ये अलग बात है, ये आपका यूनिट है। लेकिन वहां राज्य पद का मतलब हुआ कि वो सिर्फ, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सामान्य बच्चा पढ़ेगा तो सोचेगा कि ये अपेक्षा सिर्फ राज्यों से है, नहीं, ये जो संविधान अपेक्षा करती है वो शासन के सभी अंगों से करती है, सभी स्तर के अंगों से करती है, सभी अंगों और सभी लेवल के अंगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोक कल्याण के लिए आपका जो भी आचरण हो, जो भी आपकी भूमिका हो, जिस रोल में हो, जिस रूप से ऑथराइज्ड हो, तो यू मस्ट अवेयर, यू मस्ट सिंसियर अबाउट पब्लिक वेलफेयर, और आपसे कुछ ऐसा। और उसी तरह से वहां पर है कि अगर आप राज्य के किसी भी अंग पर हो, किसी भी स्तर पर हो, तो आपसे आर्टिकल 12 से ये है कि आपसे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो किसी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, ठीक है। तो ये बात फिर आगे में वो कहा गया है आर्टिकल 13 में। तो इस तरह से वो बातें, तो कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो फिर इंफॉर्मेशन तो याद करना, तुम्हारा सिंसियर हो तो इंफॉर्मेशन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया। अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन यानी एक तरह से ऑटोनोमस स्थिति, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। उनको ऑटोनोमस स्टेटस दीजिए, उनको अपने में, तो इस तरह का आप कीजिए। ये संविधान किससे अपेक्षा किया है? राज्य से। अब राज्य का मतलब आप समझ रहे हो। लेकिन फिर हमने आपको बताया कि ये करने का दायित्व ये राज्य सूची में है। वो राज्य अलग बात है, वो राज्य सूची में है, वो स्टेट लिस्ट में है। तो दायित्व किस राज्य के किस अंग पर एक तरह से आता है? इसके गठन का दायित्व। इसके गठन का दायित्व किस पे आता है? प्रांतों पर आता है। यहाँ प्रांत हम वर्ड यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बात। फिर 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। कंक्लूड कर रहे हैं। और इस तरह से कब 73वां से क्या हुआ, 74वां से क्या हुआ, किस साल का, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर स्थानीय ग्राम पंचायती राज का आर्टिकल विस्तार कहाँ से कहाँ है और कहाँ है, ये देखिएगा, ठीक है। फिर वहीं पर आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल से रिलेट है वो है, और इसके लिए आपको राज्य ये भी दिया गया है। और फिर इसमें पंचायतों का लेखा परीक्षण करके भी दिया गया है,
राज्य वित्त आयोग भी है, राज्य वित्त आयोग, जिसे फाइनेंस कमीशन, उसको सिर्फ वित्त आयोग बोलिएगा, वो केंद्र उन्द्र मत बोलिए, ये राज्य वित्त आयोग, ये राज्य वित्त स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातों के लिए होता है, ठीक है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ जो हम नगर निगम की संख्या, नगर परिषद की संख्या, नगर पंचायत की संख्या, ये जो संख्या है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग को एक बार वेरीफाई कर लेना होगा, वो हम कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर देंगे कि कहीं चेंज वेंज हुआ, बहुत सा को अपग्रेड किया है तो किया गया है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ऐसा आप पढ़ लीजिए इसको, पूरा एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। और कल वाला क्वेश्चन तो आप लोग को मिला होगा ना, कल जो हम लोग क्या पढ़े थे, कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था क्षेत्रीय प्रशासन और सचिवालय प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन, अगर नहीं मिला होगा तो आज मिल जाएगा। उसमें 20 क्वेश्चन उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन फ्रेम में उसका ये भी था, असाइनमेंट भी था, इसका भी असाइनमेंट हम क्वेश्चन फ्रेम में कर देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कल तक आपको हम भिजवा देंगे, ठीक है। तो इसको कीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में अब राज्य के राज्य व्यवस्था से तो कुछ नहीं है। एक चीज़ है, देखते हैं आप लोग को, है तो बहुत सा चीज़, लेकिन एक चीज़ हम आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं, वो क्वेश्चन में डालेंगे, नहीं हो तो कला संस्कृति पर थोड़ा एक दिन हम बात कर लेते हैं। कल कला संस्कृति से संबंधित कुछ फैक्ट आपको हम दे देंगे, और उसके बाद हम लोग एक दो क्लास के बाद हम लोग फिर आर्थिक सर्वेक्षण को तेज़ी से कर लेंगे, और वो हम लोग का अंतिम होगा। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये हम लोग का अंतिम पड़ाव होगा, ठीक है। तो कल हम कुछ आपको आर्ट कल्चर का फैक्ट आपके सामने रखेंगे, उसको पढ़ के समझा देंगे, इम्पॉर्टेंट क्या है ये बता देंगे। चलिए फिर सर, आपका दिया हुआ PDF 70 के एग्ज़ाम में भी काफ़ी है ना, पूनम कुमारी 70 वाला देना। देखो, ये थोड़ी है कि वो बहुत सारी बातें होंगी, वो थोड़ा अपडेटेड करके एकदम होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ 69वीं के लिए है। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और एक दो क्लास के बाद फिर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण को और बजट को पढ़ करके इस टॉपिक, मतलब कि बिहार स्पेशल का जो हम लोग क्लास है उसको हम लोग ओवर करेंगे। लेकिन लगेगा अभी क्लास, अभी कुछ टाइम लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।